हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मारो जापान में ड्रग की फैक्ट्री को आग लगा देता है और फिर मारो जब कोरिया में अपने घर वापस पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इसकी मॉम ड्रग एडिक्टिव बन चुकी है और यह काम हांग जिनहू ने किया है। फिर मारो हांग जिनहू से बदला लेने के लिए इसके पास पहुंच जाता है और अब आगे फिर मारो हांग जिनहू से कहता है, तुमने इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस सब में मेरी फैमिली को शामिल किया और मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मैंने तुम्हें एक इंसान समझा, लेकिन तुम तो पिग कहलाने के भी लायक नहीं हो। फिर मारो कहता है, बॉस हांग जिनहू, नहीं नहीं, पिग हांग जिनहू। फिर मारो गुस्से से हांग जिनहू से कहता है, अब तुम मरने वाले हो। फिर हांग जिनहू अपनी शर्ट को पकड़ता है और कहता है, क्या तूने मुझे अभी पिग कहा। फिर हांग जिनहू अपनी शर्ट को फाड़ते हुए मारू से कहता है, तो फिर आओ और मुझे मार के दिखाओ। फिर मारू कहता है, पिग की शेप, ऑर्गन, टिश्यूज और यहाँ तक कि इनके जीन्स भी 95% तक इंसानों की तरह के होते हैं और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आखिरकार वो है तो एक पिग ही। फिर हांग जिनहू मारू से कहता है, अगर तू इतना ही कॉन्फिडेंस है तो जल्दी से आओ, ट्राई करके दिखा। फिर हमें उन तीनों नमूनों को दिखाया जाता है। फिर जिनसी अपने ब्लड से ग्राउंड पर कुछ लिखता है तो सिंह चैन कहता है, जिनसी ये तुम फ्लोर पर क्या लिख रहे हो। फिर जिनसी कहता है, मैं अपनी विल लिख रहा हूँ। फिर सिंह चैन जिनसी से पूछता है कि तुम अचानक से ये क्यों लिख रहे हो। फिर जिनसी कहता है, बॉस की फाइट देखने के बाद आज तक किसी ने भी इसके बारे में बताया नहीं और क्या तुम लोगों को मालूम है कि इसका मतलब क्या है। फिर उलबोंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर जिनसी कहता है, इसका मतलब है आज तक जिसने भी बॉस को फाइट करते हुए देखा है वो कभी भी जिंदा नहीं रहा और इसलिए हम सब अब मरने वाले हैं। फिर हांग जिनहू जंप लगाते हुए अपने एक्स को पीछे की तरफ कर लेता है। फिर हांग जिनहू मारू पर अटैक करता है जिसको मारू साइड पर होते हुए डॉज करता है। फिर हांग जिनहू बड़ी स्पीड से मारू पर दोबारा अटैक करता है लेकिन मारू पीछे होते हुए इसे डॉज कर लेता है। फिर हांग जिनहू अपने एक्स को सामने की तरफ करते हुए मारू पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है और मारू से कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अटैक को इस तरह डॉज नहीं करते। फिर हांग जिनहू कुछ देखकर चौंक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मारू ने हांग जिनहू का एक्स पकड़ लिया था। फिर हांग जिनहू मारू से कहता है, क्या तुम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। फिर मारू हांग जिनहू पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ता है। फिर हांग जिनहू मारू से कहता है, तुम दोबारा से मेरे एक्स के पीछे पड़ गए हो। फिर मारू अपने नाइफ से हांग जिनहू की गर्दन पर अटैक करता है लेकिन मारू का नाइफ हांग जिनहू के करीब भी नहीं पहुंच पाता। फिर हांग जिनहू कहता है, तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन मेरी गर्दन को काटने के लिए। इतने में मारू अपने नाइफ को ऊपर की तरफ बेंड करता है और मारू फिर ऊपर की तरफ घुमाते हुए अपने नाइफ से हांग जिनहू के फेस पर कट लगा देता है जिसको वो 3 नमूने देखकर चौंक जाते हैं और फिर हांग जिनहू को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और साथ ही हांग जिनहू के ग्लासेस के भी 2 हिस्से हो गए थे। फिर जिनसी कहता है, इसने आखिरी मिनट में नाइफ को बेंड किया ताकि ये फासला कम कर सके। फिर मारू बड़ी स्पीड से हांग जिनहू पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है तो हांग जिनहू मारू को किक मारते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल रहा था लेकिन तुम तो मेरी तरफ किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बढ़ रहे हो। फिर हांग जिनहू कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे जब तुमने कहा कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम तो मुझे वाकई मारना चाहते हो। फिर हांग जिनहू अपने एक्स को ग्राउंड पर मारता है और कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर हांग जिनहू अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ करते हुए जंप लगाता है और मारू पर अटैक करता है जिसकी वजह से मारू पीछे जाकर गिरता है। फिर हांग जिनहू मारू की तरफ जाता है। फिर हांग जिनहू मारू के पास जाकर अपने हैमर को पीछे की तरफ करता है और कहता है, तुम तो अभी तक मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सके तो तुम इसे कैसे ब्लॉक करोगे। फिर हांग जिनहू मारू से कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किस साइड से अटैक करूंगा। फिर हांग जिनहू हंसते हुए अपने एक्स को बड़ी स्पीड से वाइब्रेट करता है। फिर मारू जल्दी से साइड पर पड़े हैमर को उठाता है और फिर हांग जिनहू मारू पर राइट साइड से अपने एक्स से अटैक करता है तो मारू बड़ी स्पीड से अपने हैमर को हांग जिनहू के एक्स में मारता है जिसकी वजह से हांग जिनहू का एक्स टूट जाता है। फिर यह देखकर हांग जिनहू चौंक जाता है। फिर मारू हांग जिनहू से कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि एक काऊ को किल करने के बाद क्या कहते हैं। फिर हांग जिनहू कहता है, क्या। फिर मारू हैमर से हांग जिनहू पर अटैक करते हुए कहता है, उसे डाई काऊ कहते हैं। फिर मारू के अटैक की वजह से हांग जिनहू के हाथ से उसका एक्स छूट जाता है और हांग जिनहू अपने दोनों बाजुओं को सामने करते हुए मारू के अटैक को ब्लॉक करता है। फिर जिनसी ये देखकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है और ये चीफ बेक्सियो की टेक्निक को यूज़ कर रहा है और अब ये
चीफ डुचुई की स्टैबिंग टेक्निक को यूज कर रहा है। फिर मारू नाइफ को दूसरे तरीके से पकड़ता है और हांग जिन्हो पर स्लैश लगाना शुरू कर देता है। फिर जिनसे कहता है अब ये मिस किम येंग की स्लैश टेक्निक को यूज कर रहा है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये जिनसे फाइट करता है उन सब की टेक्निक को कॉपी कर ले। और मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि बॉस हांग जिन्हो किसी से हार रहा है। फिर हांग जिन्हो को बहुत गुस्सा आता है। फिर हांग जिन्हो मारो को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है तुम मुझे एक पिग समझ रहे हो। फिर हांग जिन्हो मारो को पंचेस मारते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया और जापान में तेरे फैलाए हुए रायते को साफ किया और अब तुम मुझे एक पिग की तरह देख रहे हो। फिर हांग जिन्हो आखिर में मारो को अपनी पूरी ताकत से पंच मारता है और कहता है तुम मेरे दुश्मन बनकर मेरे नमक का ये बदला दोगे। फिर मारो हांग जिन्हो के पंचेस की वजह से उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। फिर हांग जिन्हो अपना एक्स उठाते हुए कहता है मारो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैंने अभी तक अपनी फुल पावर भी यूज नहीं की और तुम अपनी हालत को देखो। फिर हमें मारू को दिखाया जाता है जिसके मुंह से ब्लड गिर रहा था। फिर हांग जिन्हो अपने एक्स को ऊपर करता है और कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता और तुम्हें याकुजा से बचाने का क्या फ़ायदा जब तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर मारू कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ और इस वक्त मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मैंने बदला लेने के लिए अपनी तमाम यादों को साइड पर कर दिया ताकि मैं थोड़ा सा भी हेजिटेट ना करूँ और यहाँ तक कि मैंने एक इंसान को पिक की तरह देखना शुरू कर दिया और मैंने जीतने के लिए सब कुछ भुला दिया और ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मारू कहता है मेरी लाइफ। फिर हांग जिन्हो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मारू कहता है मुझे ज़िंदा रहने के लिए अपनी लाइफ को भी भुलाना होगा। फिर हांग जिन्हो अपने एक्स से मारू पर अटैक करता है तो मारू भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मारू और हांग जिन्हो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। फिर किम येंग डोर को किक मारती है और फायर करते हुए कहती है मिस्टर क्या तुम मरना चाहते हो और ये एटीएम कार्ड एक्सपायर है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर किम येंग अपने सामने का मंजर देखकर चौंक जाती है। फिर किम येंग के हाथ से उसकी गन गिर जाती है। फिर हांग जिन्हो किम येंग की तरफ देखता है और कहता है किम येंग तुम वापस आ गई। फिर हांग जिन्हो किम येंग की तरफ एक चाबी फेंकता है और कहता है मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम ऑफिस में चली जाती हो तो तुम्हें वहां पर एक सेफ मिलेगी और जिसके अंदर तुम्हारे तमाम कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर किम येंग कहती है मिस्टर ये सब क्या है। फिर हांग जिन्हो किम येंग से कहता है इसमें आधे पैसे तेरी रिटायरमेंट के हैं और आधे पैसे मारू के हैं। फिर हांग जिन्हो नीचे गिर जाता है। फिर मारू किम येंग से रोते हुए कहता है अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहती हो तो जल्दी से आओ। फिर हमें हांग जिन्हो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। फिर हमें हांग जिन्हो को एक लड़के की आंख निकालते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें कोई बताता है ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो पिग्स का किंग था और ये ब्रीडिंग ग्राउंड एक पिगेस्टी कहलाता था। और दोस्तों पिगेस्टी का मतलब है ऐसी जगह जहाँ काफ़ी सारे जानवर पाले जाते हैं और इस जगह पर इंसानों को पिग की तरह स्पेशल तरीके से पाला जाता था। सबसे पहले इन्हें भूखा रखा जाता और इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था ताकि वो अपने दिमाग से कुछ भी सोच ना सके और भूख की वजह से इंसान बहुत सेंसिटिव और वायलेंट बन जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता ताकि इनको बीस्ट बनाया जा सके और फिर आखिर में इन्हें आखिरी दफ़ा खाना दिया जाता और फिर इन्हें देखा जाता कि कौन इस हेलो होल में से सरवाइव कर पाता और जो ऐसा कर पाता इसे ही सारा खाना मिलता। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पिग कितना ही भाग ले, लेकिन आखिर में वो रहता पिग ही है। फिर उन्हें कंट्रोल यानी टेम करने के लिए इनको मारा जाता और ऐसा रोज़ाना किया जाता और इस जगह पर चंद ही पिग सरवाइव कर पाए और जो सरवाइव कर पाए इन्हें मिशन पर भेजा जाता। फिर हमें हांग जिन्हो को काफ़ी सारे गुंडों के सामने दिखाया जाता और हांग जिन्हो ने अपने पीछे नाइफ को छुपा रखा था। फिर हांग जिन्हो उन गैंगस्टर के बॉस से कहता है क्या तुम ब्लड सी के बॉस हो। फिर वो पर्सन कहता है लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला। फिर हांग जिन्हो उस पर्सन के पेट में अपने नाइफ को स्टैब करता है। फिर वो पर्सन नीचे गिर जाता है तो ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और फिर वो हांग जिन्हो को मारना शुरू कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इन पिग की किस्मत में यही लिखा था और इन्हें इसी तरह से पाला गया कि वो मरने के लिए तैयार रहें। लेकिन काफ़ी दफ़ा ये पिग जिंदा वापस आ जाते थे और यहाँ तक कि वो जिंदा वापस आए हों, लेकिन उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था और ना ही ये खुद को इंसान कहलाने चाहते थे। फिर हांग जिन्हो कहता है मैं पिग हूँ और मैं एक पिग की तरह रहता हूँ और मैं पिग की तरह ही मरूंगा, लेकिन मैं एक पिग की तरह रहना नहीं चाहता हूँ और मुझे बहुत दफ़ा मौत के मुंह में धकेला गया, लेकिन मैं हर दफ़ा बचकर वापस आ गया। और जैसे जैसे मैं सरवाइव करता गया तो मेरे जहन में एक ख्याल आता रहा कि जिसे मैं मार रहा हूँ ये पिग है या इंसान।
फिर हांग जिनहो कहता है हमेशा की तरह ये भी एक ऐसा दिन था जिस दिन मैं जिंदा वापस आया। फिर हांग जिनहो का मालिक कहता है ये वही पिग है जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था। फिर हांग जिनहो के मालिक को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो हांग जिनहो को बैट से मारते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, और तुम इस तरह करते रहे तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे। फिर हांग जिनहो अपने मन में कहता है जिसने हमें पिग की तरह पाला वो खुद दूसरों के सामने पिग की तरह भीख मांग रहा है, और ये कोई इंसान नहीं बल्कि पिग है, और ये लाइव स्टॉक के उन पिग से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। फिर हांग जिनहो अपने मालिक की तरफ भागते हुए कहता है मैं पिग्स का किंग हूँ और अब इसे मरना होगा। फिर हांग जिनहो अपने मालिक को मार देता है। फिर हांग जिनहो अपने मालिक के ग्लासेस को उतारते हुए कहता है अगर तुम किसी जानवर को इस्तेमाल करना चाहती हो तो तुम्हें सबसे बेस्ट को यूज़ करना चाहिए। फिर वो लड़की या लेडी पहले तो ये सब कुछ देखकर कुछ नहीं कहती, फिर वो लेडी कहती है इंटरेस्टिंग और ज़रूर मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। फिर हांग जिनहो हमें बताता है कि इस तरह मेरा किंगडम बना और मैं पिग को ट्रेन करता और उन्हें पालता, और इन बेकार दिनों के दौरान मुझे किम येंग और मारू मिला, और इनके साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने इंसानों की तरह ड्रीम देखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर हांग जिनहो चिल्लाकर फ़ोन पर किसी से कहता है ख़त्म कर दूं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और क्या मैंने मारू के एक्सीडेंट को क्लियर नहीं कर दिया, और मेरा इन जापानीज़ के साथ एक आर्ग्यूमेंट हुई है, तुम चाहती हो कि मैं इसे ख़त्म कर दूं, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। फिर वो लेडी कहती है हांग जिनहो अगर तुम इसे ख़त्म नहीं करती हो तो मैं तुम्हें इन लोगों के साथ ख़त्म कर दूंगी, और क्या तुम वापस अपने उस पिगेस्टी वाली जगह पर जाना चाहते हो। फिर हांग जिनहो टेबल पर पंच मारता है जिसकी वजह से टेबल टूट जाता है, और फिर हांग जिनहो कहता है मैं पिग हूँ और इन लोगों के मुताबिक मैं ऑर्डर मारने वाला पिग हूँ, लेकिन मैं मारू को बचाना चाहता हूँ। फिर हांग जिनहो कहता है मैंने सोचा था कि अगर मैं मारू को अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ले आया तो चेयरमैन अपना माइंड चेंज कर लेगी, और जब मारू ने मुझे पिग की तरह देखना शुरू कर दिया तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका और मैंने मारू को मारना चाहा, लेकिन आखिर में मैं इसे मार ना सका क्योंकि एक पिग बगैर किसी गोल के अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, लेकिन एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी को दांव पर रखते हुए अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। और जब मैंने मारू को इस हालत में देखा तो मैं खुद से शर्मिंदा था क्योंकि मैं भी एक इंसान बनना चाहता और मैं भी इंसान कहलाना और इंसान की तरह रहना चाहता हूँ। फिर हांग जिनहो मारू से कहता है मारू मेरी तरफ देखो, मैं आखिर तक एक इंसान ही हूँ ना, और तुम्हें एंड तक इंसान की तरह रहना चाहिए। फिर हांग जिनहो कहता है ये कहानी पिगेस्टी के किंग की थी जो एक इंसान की तरह मरा। फिर कोई हांग जिनहो के पास आकर बैठता है और कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। फिर हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और ये वही पर्सन था जिसकी हांग जिनहो ने आग निकाली थी। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम डायरेक्टर चुई के जोंग है और ये वर्ल्ड ग्रुप का सीनियर मैनेजर है। फिर के जोंग जिनहो की आंख को पकड़ता है और इसे बाहर निकालते हुए कहता है जो आंख तुमने मुझसे छीनी थी मैं वो तुमसे वापस ले रहा हूँ। फिर के जोंग जाते हुए हांग जिनहो की आंख को अपने हाथ से फिसोल देता है और कहता है अब तुम्हारी रूह को सुकून मिले। फिर की जोंग फोन पर चेयरमैन यानी उस लेडी से कहता है यस चेयरमैन, मैंने कंफर्म किया कि हांग जिनहो मर चुका है और वो सेफ जिसका हांग जिनहो इंचार्ज था वो भी मिसिंग है। और आप परेशान ना हो, जिसने भी हांग जिनहो को किल किया है वो कहीं भी चला जाए और कुछ भी कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उस पर्सन को ढूंढकर जिंदा टुकड़ों में काट दूंगा और सेफ को वापस लेकर आऊँगा। फिर हमें मारू को दिखाया जाता है जब मारू ने हांग जिनहो को मारा था। फिर मारू रोते हुए किम येंग से कहता है अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहती हो तो जल्दी से आओ। फिर किम येंग अपने मन में कहती है यह थोड़े से वक्त में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और जब मैंने इससे फाइट की थी तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर मारू किम येंग की तरफ आता है तो किम येंग जल्दी से अपने वेपन को निकालने के लिए उन्हें पकड़ लेती है। फिर किम येंग कांपते हुए कहती है मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता रही है कि मुझे इस पर्सन से किसी भी तरीके से बचना होगा। फिर किम येंग एक लंबा सा सांस लेती है। फिर किम येंग अपने हाथों को ऊपर करते हुए मारू से कहती है मैं सरेंडर करती हूँ। फिर मारू अपने नाइफ को किम येंग की गर्दन के करीब करते हुए किम येंग से कहता है क्या तुम जल्द मरना चाहती हो। फिर जल्दी से वो तीनों नमूने मारू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मारू को रोकते हैं। फिर इलबोंग मारू से कहता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि हेडक्वार्टर से बैकअप जल्द ही आने वाला है, क्योंकि हांग जिनहो तो मर चुका है इसलिए हम भी मरने वाले हैं और हम लोगों को आपस में फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सिंगचैन कहता है हमें जल्दी से सेपरेट रास्ते से भागना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर मारू ये देखकर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है। फिर मारू कहता है मुझे जल्दी से बताओ मेरी बहन कहाँ है। फिर जिनसिक और इलबोंग किम येंग की तरफ देखते हुए कहते हैं
इसे तो किम यंग अपने साथ लेकर गई थी। फिर किम यंग कुछ सोते हुए मारू से कहती है, नारू अगर तेरी छोटी बहन है और वैसे मिस्टर ने मुझे इसे खाना खिलाने के लिए कहा था तो मैं इसे फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर गई, लेकिन मिस्टर ने जो कार्ड मुझे दिया था इसमें पैसे नहीं थे, तो मैं जल्दी से दूसरा कार्ड लेने के लिए आया। तो जब मैंने केक को देखा जो ग्राउंड पर गिरा हुआ था तो मैंने तुम्हारे साथ फाइट करना शुरू कर दी और फिर मिस्टर ने मुझे एक और कार्ड दिया और जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बहन को भूल गई। फिर किम यंग रोते हुए मारू से कहती है, जो मैंने गलती की है क्या तुम मुझे इसकी सज़ा मौत दोगे। फिर हमें किम यंग को हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है। फिर किम यंग कहती है, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं जंप लगा दूं। फिर सिंह चेन किम यंग से कहता, अगर तुम ऐसा करती हो तो हम हॉस्पिटल जल्द पहुंच जाएंगे और इससे हमारा रास्ता भी कम हो जाएगा। फिर इल बोंग किम यंग से कहता है, हमें दिखा दो कि तुम नॉर्थ कोरिया के स्पेशल फोर्स में से हो। फिर किम यंग मारू की तरफ देखते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। फिर मारू गुस्से से किम यंग की तरफ देखता है और कहता है, जल्दी से जंप लगाओ। फिर किम यंग जंप लगा देती है। फिर ये देखकर इल बोंग और सिंह चेन दोनों बड़े खुश होते हैं। फिर मारू अपने मन में कहता है, मुझे हर हाल में अपनी मॉम और नारू को बचाना होगा और जितना जल्दी है उसके मुझे इतना फास्ट एक्ट करना होगा और वर्ल्ड ग्रुप के मेंबर जल्द ही आने वाले होंगे। फिर हमें मारू के घर के सामने पुलिस वालों को दिखाया जाता है। फिर हान टैसिक ब्लड को देखते हुए कहता है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन यहाँ ब्लड है और ये सब मारू के घर के सामने है। फिर ऑफिसर ली हान टैसी के पास भागता हुआ आता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मारू के घर को ये क्या हुआ और हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर हान टैसी खड़ा होता है और कहता है, ऑफिसर ली। फिर हान टैसिक ली से जाते हुए कहता है, चलो चले। फिर ली कहता है, लेकिन कहाँ। फिर हान टैसिक कहता है, हॉस्पिटल में जहाँ इसकी मॉम है। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां नर्स मारू को बता रही थी कि यहाँ कुछ लोग सूट पहने आए और वो यहाँ पर मौजूद पेशेंट को अपने साथ लेकर चले गए। फिर मारू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फिर मारू कहता है, यहाँ पर कुछ सूट पहने कुछ लोग आए। फिर इतने में जिनसी को फ़ोन आता है। फिर जिनसी किम यंग से कहता है, क्या वो रेस्टोरेंट में नहीं है और कुछ लोग सूट पहने हुए आए और इसे अपने साथ लेकर चले गए। फिर मारू जल्दी से बाहर की तरफ भागता है और कहता है, अगर वो लोग मेरी मॉम और बहन को ले गए हैं तो ज़रूर उन दोनों को हॉस्टेज के तौर पर मेरे खिलाफ यूज़ करेंगे। फिर मारू जैसे ही डोर के करीब पहुंचता है तो मारू और जिनसी कुछ देखकर चौंक जाते हैं। फिर हमें किजोंग को हॉस्पिटल के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। फिर किजोंग कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे, डिटेक्टिव हान टैसिक। फिर हमें हान टैसी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। फिर किजोंग हान टैसी से कहता है, तुम्हारा साथी फिर तब्दील हो गया और तुम्हारी वजह से और कितने लोग मरने वाले हैं। फिर किजोंग कहता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें दूसरों को मारकर उनकी जगह ले ली जाए। फिर हान टैसी कहता है, तुम जैसे गैंगस्टर का इस जगह पर क्या काम। फिर किजोंग कहता है, ये एक हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पर विजिट करने के लिए आया हूँ। फिर किजोंग जाते हुए हान टैसी से कहता है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करो और आखिर में जो बचता है वो लोग ही हैं। फिर हान टैसी कहता है, तुम्हें अपने लिए परेशान होना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ कितना वक्त ज़ाया कर दिया। फिर एक पर्सन किजोंग की तरफ भागते हुए आता है और कहता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर वो पर्सन कहता है, मारू अभी अपने रूम से बाहर निकला है और मुझे लगता है कि। फिर किजोंग उस पर्सन के मुंह के निचले हिस्से को पकड़ता है और उसके दांत को तोड़ते हुए कहता है, डिटेक्टिव यही है और अगर तुम केयरलेस तरीके से बात करते रहे तो ये हमारे लिए एक मसला बन सकता है। फिर वो पर्सन दर्द की वजह से चिल्लाता है। फिर हान टैसी किजोंग से कहता है, तुम्हें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। फिर किजोंग कहता है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो जगह हॉस्पिटल नहीं होगी बल्कि मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर मिलने आऊँगा। फिर हान टैसी कहता है, मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारे फ्यूनरल पर डोनेशन कम नहीं होगा। यकीन नहीं कर सकता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है और क्या कोई मारू को बैकअप दे रहा है। फिर हमारा सीन मारू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर मारू से कोई कहता है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो एक हट्टा कट्टा सूट पहने हुए था। फिर वो मारू से कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। फिर वो पर्सन मारू से कहता है, आप पहले जल्दी से कार में बैठ जाएं और फिर हम बाकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। फिर मारू अपने मन में कहता है, एक पर्सन जिसने सूट पहना हुआ था, क्या वो यही पर्सन है। फिर मारू अपना नाइफ निकालते उस पर्सन से कहता है, क्या वो तुम थे जो मेरी मॉम और बहन को लेकर गए थे। फिर वो पर्सन कहता है, हाँ वो मैं ही था।
और फिर वो पर्सन मारू के सामने झुकते हुए कहता है, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ और इसके बारे में मेरी प्रेसिडेंट आपको सारी डिटेल बता देगी। फिर हमें कार में एक लड़की को बैठे हुए दिखाया जाता है जो मारू से कहती है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, उसका नाम शिम यून योंग है और ये चार्लेट होटल की प्रेसिडेंट है और मैं इसे शिम यून ही कहूँगा। फिर मारू शिम यून से कहता है, अपना इंट्रोडक्शन कहीं और जाकर कराना और मुझे पहले बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ है। फिर कोई उस कार में से बाहर आते हुए कहता है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उस पर्सन को देखकर मारू तो हैरान होता ही है, लेकिन जिनसी को एक झटका लगता है। फिर हमें इल्बोंग और सिंगचैन को दिखाया जाता है। फिर इल्बोंग अपना चश्मा ठीक करते हुए मारू से कहता है, वेलकम मैनेजर। फिर जिनसी सिंगचैन से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर इल्बोंग टेबलेट पर कुछ देखते हुए मारू से कहता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वर्ल्ड ग्रुप हरकत में आ गया है। फिर इल्बोंग मारू को टेबलेट में इसकी मॉम और सिस्टर को दिखाते हुए कहता है, और इसलिए चार्लेट ग्रुप ने तुम्हारी मदद करने के लिए ये सब किया। फिर इल्बोंग कहता है, काश मैं ये आपको पहले बता पाता, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि हमें ये काम आपको बताए बगैर करना पड़ा और इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। फिर मारू कहता है, तुम मेरी फैमिली को मेरी परमिशन के बगैर ले गए। फिर मारू गुस्से से कहता है, तुम में और वर्ल्ड ग्रुप में क्या डिफरेंस रह गया है। फिर इल्बोंग डरते हुए मारू से कहता है, पहले आप इसे देखें। फिर इल्बोंग सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए मारू से कहता है, वर्ल्ड ग्रुप की ट्रैकिंग टीम वहां पहुंच चुकी थी और अगर चार्लेट ग्रुप ऐसा ना करता तो तुम्हारी फैमिली ज़रूर मारी जाती। फिर मारू यह देखने के बाद कुछ सोचता है। फिर शिम यून मारू से कहती है, मिस्टर मारू जल्दी से कार में बैठ जाओ और ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ले जाऊँ। फिर हमें बताया जाता है कि फार्मास्यूटिकल, होटल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, पेट्रोकेमिकल और फाइनेंस, इन सब चीज़ों को चार्लेट ग्रुप कंट्रोल करता है, लेकिन इसके ऑपोजिट डिफेंस, इंडस्ट्री, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को वर्ल्ड ग्रुप कंट्रोल करता है। और इन दोनों कंपनीज ने कॉरपोरेशन की खाल पहन रखी है, लेकिन इनके शेडों में इनके दरमियान एक फियर्स बैटल चल रही है। लेकिन एक शख्स ने अपनी ब्रूटल फोर्स से इस ख़त्म ना होने वाली बैटल को ख़त्म कर दिया। और दोस्तों, ये सब शिम यून मारू को बता रही थी। फिर शिम यून कहती है, और इस जंग में चार्लेट ग्रुप हार गया और फिर चार्लेट ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और वो लोग जो चार्लेट ग्रुप को वर्ल्ड ग्रुप को देना चाहते थे और वो लोग जो चार्लेट ग्रुप को वर्ल्ड ग्रुप से बचाना चाहते थे। फिर मारू कहता है, इन सब चीज़ों का मेरे साथ क्या ताल्लुक है और तुम सीधा पॉइंट की बात क्यों नहीं करती हो। फिर शिम यून कहती है, हाँ जिन्हों मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड ग्रुप के पास बहुत पावर है। फिर मारू कहता है, तो फिर शिम यून कहती है, अगर तुमने हांग जिन्हों को तो मार दिया है, लेकिन तुम अपनी फैमिली को वर्ल्ड ग्रुप से नहीं बचा सकती और तुम अकेले इनके सामने कुछ भी नहीं हो। फिर शिम यून कहती है, लेकिन तुम चार्लेट ग्रुप की इन्फॉर्मेशन और पावर के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। फिर शिम यून पीछे देखते हुए कहती है, तो इसलिए। फिर मारू पीछे देखता है। फिर पीछे एक वैन इनकी कार को पीछे से टक्कर मारती है, जिसकी वजह से शिम यून की कार का बैलेंस खराब हो जाता है और ड्राइवर से कार संभाली नहीं जाती और वो कार घूमते हुए सड़क के बैरियर से टकराती है, जिसकी वजह से कार में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। फिर हमें टक्कर मारने वाली वैन में से कुछ लोगों को निकलते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें शिम यून को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि मारू ने इसके सर के पीछे अपने दोनों बाजुओं को करते हुए कार के शीशे से इसे टकराने से बचा लिया था। फिर मारू शिम यून से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। फिर मारू बाहर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बस्टर वर्ल्ड ग्रुप से हैं। फिर शिम यून मारू से कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर शिम यून मारू के फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि चार्लेट ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और मेरा बड़ा भाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो चार्लेट ग्रुप को वर्ल्ड ग्रुप के साथ मर्ज कर दे, और मुझे लगता है कि मेरे भाई ने ही इन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा है। फिर शिम यून मारू से कहती है, चार्लेट ग्रुप तुम्हारी फैमिली को वर्ल्ड ग्रुप से बचाएगा। फिर शिम यून मारू से कहती है, तो क्या तुम इतने वक्त के लिए मेरी स्वॉर्ड बन सकते हो। फिर मारू पहले ये सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। फिर मारू कार का दरवाज़ा खोलते हुए शिम यून से कहता है, तुम्हें पहले प्रूव करना होगा कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हो। फिर मारू कार से बाहर जाते हुए कहता है, तो तब मैं तुम्हारी स्वॉर्ड बनूंगा। फिर अगले सीन में हमें किजोंग को दिखाया जाता है। फिर किजोंग एक टेंपल की तरफ जाते हुए कहता है, सब कुछ बड़े ग्रैंड तरीके से प्रिपेयर कर रखा है। फिर वहाँ खड़े लोग किजोंग को वेलकम करते हैं। फिर किजोंग उस टेंपल के डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इसे खोलो। फिर डोर को खोल दिया जाता है। फिर हमें सामने हांग जिन्हों की बड़ी सी पिक्चर को दिखाया जाता है और हमें हांग जिन्हों के
फ्यूनरल पर काफ़ी सारे वर्ल्ड ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है। फिर चेयरमैन की जोंग से कहती है तो तुम आ गए। फिर की जोंग उस लेडी के सामने झुकता है। फिर वो लेडी की जोंग से पूछती है हांग जिनहो को मारने वाले पर्सन का क्या बना। फिर हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है। ये लेडी वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन है और उसका नाम योडेन है। फिर की जोंग कहता है वो भाग गए हैं, लेकिन हमें उनमें से एक मिल गया है। फिर हमें किम योंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास थी। फिर किम योंग कहती है मारो ने मुझे अपनी बहन को तलाश करने के लिए कहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे कॉमरेड मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर किम योंग कहती है मेरा कॉमरेड बुच्चर मुझे ज़रूर लेने आएगा जब उसे पता चलेगा कि मेरा मिशन फेल हो गया है, और जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर हमें वहाँ के शेफ और एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर डर के मारे एक दूसरे के साथ चिपटे हुए थे। फिर किम योंग कहती है अब मुझे लगता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और अब मैं इस जगह के टुकड़े कर दूंगी, यानी इस जगह को तबाह कर दूंगी। फिर हमें किम योंग के पीछे काफ़ी सारे वर्ल्ड ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जिनको किम जोंग ने भेजा था। फिर किम योंग कहती है मेरे प्यारे साउथ कोरियन कॉमरेड। फिर किम योंग उन लोगों की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है तुम लोगों के पास कितने पैसे हैं। फिर हमारा सीन मारू की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर उन गैंगस्टर का बॉस अपने लोगों से कहता है अगर हम ये काम कंप्लीट कर देते हैं तो हमें काफ़ी मोटी रकम मिलेगी और फिर हमें हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और फिर वो बॉस मारू को देखते हुए अपने लोगों से पूछता है कि क्या शिमियन का बॉडीगार्ड एक बड़ा सा आदमी नहीं था और ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो पर्सन अपना नाइफ निकालते हुए अपने साथियों से कहता है जल्दी से जाओ और इसे खत्म कर दो। फिर वो लोग मारू के पास जाकर इसका मजाक उड़ाते हैं और मारू से कहता है क्या तुम शिमियन के एम्प्लॉय हो या लवर, और अगर तुम लवर हो तो तुम्हें अपने बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए था, और क्या तुम्हें डर लग रहा है। फिर मारू अपने नाइफ को उस पर्सन के मुंह में बढ़ाते हुए उसकी आंख से निकाल देता है। फिर मारू अपने मन में कहता है मैं डरा हुआ हूँ। फिर मारू उन लोगों पर अटैक करते हुए कहता है लोगों को मारना काफ़ी डरावना है लेकिन क्या लोगों को मारना इतना ही आसान था। और मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार रियलाइज़ हो गया है कि मैं जिन लोगों से फाइट कर रहा हूँ इनकी ताकत क्या है, और अब मुझे सच का पता चल चुका है। फिर मारू बड़ी स्पीड से उन लोगों की गर्दन पर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और इस तरह सारे लोग मर जाते हैं और बॉस को छोड़कर। फिर उन लोगों का बॉस मारू की तरफ अपने नाइफ को करते हुए कहता है तुम कौन हो, और इसकी मारू को देखकर फट चुकी थी। फिर बॉस मारू पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ जंप लगाते हुए अपने एक हाथ से मारू के सर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मारू बड़ी स्पीड से बॉस की फिंगरों को काट देता है। फिर ये देखकर बॉस को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ हुआ तो हुआ क्या। फिर मारू बॉस का दूसरा हाथ काटते हुए आगे गुजर जाता है। फिर बॉस चिल्लाना शुरू कर देता है और मारू को गाली देता है। फिर मारू वहीं से पीछे की तरफ घूमते हुए बॉस के मुंह को काट देता है, जिसकी वजह से बॉस वहीं पर ग्राउंड पर गिर जाता है और मर जाता है। फिर शिमयून मारू के पास आती है तो मारू शिमयून से कहता है मैंने खुद को प्रूव करके दिखा दिया और अब तुम्हारी बारी है खुद को प्रूव करने की, और तुम्हारे पास मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पावर है या फिर नहीं। फिर मारू कार की तरफ देखते हुए शिमयून से पूछता है वैसे अब हम मेरी मॉम के पास कैसे पहुंचेंगे और क्या हमें चलकर जाना होगा। फिर वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है तो शिमयून मारू से कहती है नहीं मैंने पहले ही इसकी अरेंजमेंट कर ली है। फिर शिमयून मारू से कहती है लेकिन इससे पहले तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी पावर को प्रूव करना है। शिमयून हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए कहती है तो फिर जिस पर्सन को तुमने मारा है हम इस पर्सन के फ्यूनरल पर चलते हैं। फिर अगले सीन में हमें हांग जिनहो के फ्यूनरल वाली जगह को दिखाया जाता है जहां वो लोग पहुंच गए थे। फिर हमें फ्यूनरल वाले टेंपल के अंदर दिखाया जाता है कि मोंग हांग जिनहो के लिए प्रेयर कर रहा था जो बहुत लंबी प्रेयर थी। फिर एक पर्सन की जोंग के पास आता है और इसे आहिस्ता से कहता है बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर की जोंग कहता है क्या। फिर वो पर्सन कहता है मारू यहाँ आ चुका है। फिर हमें मारू और शिमयून को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और हांग जिनहो के फ्यूनरल की तरफ देखते हैं। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें किम योंग को पैसे गिनते हुए दिखाया जाता है जो कि पैसे गिनते हुए कह रही थी तुम लोगों ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि किम योंग को पकड़ने के लिए आए थे। उन सबको किम योंग ने पीट कर उन सब की हालत खराब कर दी थी। फिर किम योंग को कॉल आती है तो किम योंग कॉल को उठाते हुए कहती है चीफ जिन से क्या हुआ। फिर जिन से कहता है किम योंग तुम कहाँ, और मारू चार्लेट होटल की प्रेसिडेंट के साथ हांग जिनहो के फ्यूनरल पर गया और हमें जाकर उन्हें जल्दी से बचाना होगा। फिर किम योंग ये सुनने के बाद चिल्लाकर कहती है मैं याक जेक खाना चाहती हूँ और वो मेरे बगैर कैसे जा सकते हैं।
फिर जिनसिक कहता है याक जे खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग मारू का भरता बना देंगे। और दोस्तों याक जे किसी खाने का नाम है। फिर वो लोग मारू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई इस लड़के ने हांग जिनहो को मारा है। फिर उन लोगों में से एक पर्सन कहता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो। फिर वो लोग मारू से काफ़ी बुरा भला कहते हैं। फिर शिमयून मारू से पूछती है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। फिर मारू कहता है क्या। फिर शिमयून कहती है क्या तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है। फिर मारू कहता है बिल्कुल नहीं, और वैसे तुमने खुद को प्रूव कर दिया है तो मैं खुद ही इस मसले को हल करूंगा। फिर उन लोगों में से एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आता है और मारू से कहता है तो वो तुम थे जिसने हांग जिनहो को मारा और तुम शिमयून के साथ यहाँ क्यों आए हो। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम मिनसिक है और ये वर्ल्ड ट्रेड का मेंबर है। फिर वो पर्सन मारू के मुंह के पास जाकर कहता है क्या शुरू से ही चार्लेट ग्रुप तुम्हें बैकअप दे रहा है और तुम बस्टर, तुमने ये सब शुरू से ही प्लान किया था। फिर कोई पीछे से किम मिनसिक को बुलाता है। फिर किम मिनसिक पीछे देखते हुए कहता है किसकी हिम्मत हुई मुझे बीच में रोकने की। फिर कोई किम मिनसिक के गाल को पकड़ता है। फिर हमें की जोंग को दिखाया जाता है। फिर की जोंग किम मिनसिक को अपने एक हाथ से ही पीछे फेंक देता है। फिर की जोंग कहता है क्या ये वही लड़का है जिसने हांग जिनहो को मारा था। फिर की जोंग मारू से कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि इन लोगों ने तुम्हें बहुत तंग किया। फिर की जोंग अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है मैं सीनियर सिक्योरिटी मैनेजिंग डायरेक्टर की जोंग हूँ और मुझे मेरी पोजीशन के मुताबिक ट्रीट करो। में से एक और पर्सन सामने आता है और की जोंग से कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि हमें भी मज़ा करने के लिए बुला लिया करो। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, यह पर्सन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट है और इसका नाम चाय जे चियोल है और मैं इसे जी चियोल ही कहूँगा। फिर जी चियोल कहता अगर मैं इस लड़के को मार देता हूँ तो मैं हांग जिनहो से स्ट्रॉन्ग कहलाऊँगा। फिर जी चियोल के साथ वाला पर्सन कहता है मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है और मुझे खुद ही सबको चेक करना होगा। और इस पर्सन का नाम माटाई वोंग है और ये कंस्ट्रक्शन वाइस प्रेसिडेंट है। की जोंग उन दोनों से कहता है दफा हो जाओ, ये लड़का सिर्फ मेरा है। फिर जे चियोल की जोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता अगर तुम मर गए तो अगला नंबर मेरा है। फिर टाई वोंग कहता है मुझे इसे ख़त्म करना होगा। फिर मारो अपना नाइफ निकालने लगता है तो शिमयेन मारो के हाथ को वहीं पर रोक देती है और उन लोगों की तरफ जाते हुए कहती है क्या यही है जो वर्ल्ड ग्रुप कर सकता है और वर्ल्ड ग्रुप को क्या मिलेगा अगर वो मारू को मार देते हैं। फिर जी चियोल फिर जी चियोल शिमयून पर चिल्लाते हुए कहता है इस बस्टर्ड ने पहले वर्ल्ड ग्रुप के साथ पंगा लिया और अब हम अपना रिवेंज लेकर रहेंगे और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि अगर तुम इस लड़के को मार देती हो जिसने हांग जिनहो को मारा है तो तुम्हें बहुत इज्जत रुतबा और तुम्हारा नाम मशहूर होगा। फिर शिमयून कहती है इज्जत रुतबा और फेमस होने के लिए मैं इस लड़के को मार डालूं जिसने हांग जिनहो को मारा था, लेकिन अगर तुम में से कोई भी इस लड़के पर अटैक करता है तो इसका मतलब क्या है, क्या तुम लोगों को मालूम है। फिर शिमयून कहती है इज्जत और शान जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि एक ग्रुप में अटैक करने से तुम लोग इसे हासिल कर सकते हो। और मारू ने डायरेक्टर हांग जिनहो को मारा, वो भी 1-on-1 फाइट में, और वैसे भी जब हांग जिनहो जिंदा था तो तुम लोग इस लड़के पर अटैक करने का भी सोचने से डरते थे। फिर शिमयून उनकी बेइज्जती करते हुए कहती है क्या ऐसा इसलिए है कि तुम लोग एक जगह पर इकट्ठे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम इसे मार सकते हो। फिर यह सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। फिर शिमयून कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चार्लेट ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई इस लड़के को टच भी करे। और अगर तुम मारू को मारना चाहते हो तो तुम्हें वार के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों को कितना डैमेज होगा, और वो भी एक लड़के को मारने के लिए। और अगर चाहे तुम लोग जीत जाते हो तो ये कोई लड़ाई नहीं कहलाएगी बल्कि ये एक वार कहलाएगी जो कि इज्जत, ग्लोरी और फ़ायदा के बगैर होगी। फिर शिमयून कहती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो जल्दी से आओ और देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। फिर शिमयून कहती है यू सन ऑफ बिच। फिर ये सुनकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है। फिर मारो शिमयून की तरफ देखता है क्योंकि मारो भी ये सुनकर बहुत हैरान था। फिर वहाँ पर वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन आते हुए ताली बजाती है और कहती है प्रेसिडेंट शिन तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की है। फिर चेयरमैन कहती है तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह बात करती हो। फिर चेयरमैन मारो के पास जाती है और कहती है तो वो तुम थे जिसने हांग जिनहो को मारा। फिर मारो चेयरमैन को कोई जवाब नहीं देता तो फिर चेयरमैन स्माइल करती है और फिर चेयरमैन जाते हुए कहती है हम जल्द ही मिलेंगे। फिर मारो कहता है इस औरत के साथ क्या गलत है। फिर शिमयून मारो से कहती है वो वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन है और इसका नाम यूडैन है और ये वो पर्सन है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना होगा। फिर शिमयून और मारो उस टेबल
हॉल की तरफ जाते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे। फिर शिमयून और मारू सीधे हांग जिनहो की पिक्चर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर मारू अपने मन में कहता है, डायरेक्टर हांग जिनहो, मैं यहाँ कोई मातम मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया और ऐसे गलत काम जिनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता, और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन तुमने खुद को मेरे हाथों इतनी आसानी से मरने क्यों दिया? और तुम मुझे मार भी सकते थे, लेकिन क्यों? तुम अपने उन अल्फाजों को पीछे छोड़ गए और तुमने खुद को मरने क्यों दिया? और आखिर में तुमने वो वर्ड क्यों कहे? और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर तेरे वर्ड का जवाब तलाश करूँगा। और मेरे लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि जो स्किल मैंने तुझसे सीखी है उससे मैं इन सबको मार डालूँगा और ज़िंदा रहूँगा। फिर शिमयून मारू से कहती है, मिस्टर मारू, अगर तुम इस डोर को क्रॉस कर लेते हो तो तुम मेरी स्वाट बन जाओगे। फिर मारू मुस्कुराता है। फिर वो दोनों उस टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू कर देता है। फिर कि जोंग हेलीकॉप्टर को जाते हुए देख रहा था। फिर कि जोंग कहता है, मारू। फिर कि जोंग अपनी सिगरेट को फेंक देता है और कहता है, शिमयून। फिर कि जोंग अपने बालों को पीछे करता है और फिर थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। फिर कि जोंग हंसते हुए कहता है, अब चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गई हैं। फिर हमें चार्लेट होटल की एक ब्रांच को दिखाया जाता है जो कि सियोल में है। फिर शिमयून अपने होटल में आती है तो वहाँ मौजूद एम्प्लॉय शिमयून को ग्रीट करते हैं। फिर एक पर्सन शिमयून के पास आता है और कहता है, प्रेसिडेंट, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। फिर शिमयून कहती है, क्या हुआ? फिर वो पर्सन कहता है, उन लोगों ने एक दफ़ा और फिर सेफ को तोड़ना शुरू कर दिया है। फिर हमें उन तीनों नमूनों को सेफ को तोड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर शिमयून कहती है, एक हफ्ता गुजर चुका है हांग जिनहो के फ्यूनरल को, लेकिन इन तीनों बेवकूफ़ों से एक सेफ अभी तक खुली नहीं, हालांकि इनके पास इसकी चाबी भी है। फिर शिमयून अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, लेकिन वो अभी भी मिस्टर मारू के साथ ही हैं। फिर शिमयून अपने साथ खड़े पर्सन से कहती है, इन तीनों को मेरी नज़रों से दूर कर दो। फिर वो पर्सन कहता है, लेकिन प्रेसिडेंट, इसके अलावा हमारे पास एक और मसला भी है। फिर वो पर्सन किम येंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो लड़की 11 कस्टमर का खाना खा चुकी है। फिर शिमयून उस पर्सन से कहती है, इससे पहले कि वो कल की तरह सब कुछ खा जाए, जल्दी से इसके लिए डिलीवरी से खाना मंगाओ। फिर वो पर्सन कहता है, ओके मैडम। फिर शिमयून अपने मन में कहती है, एक लड़की जो होटल का सारा खाना खा जाती है। फिर शिमयून जाते हुए कहती है, ये लोग बोझ हैं, लेकिन इनकी वजह से यहाँ काफ़ी हलचल है और ये जगह काफ़ी पीसफुल लग रही है। फिर हमें एक वीआईपी रूम को दिखाया जाता है जिसके सामने 2 गार्ड खड़े थे। फिर वो गार्ड शिमयून को ग्रीट करते हैं। फिर शिमयून अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तूफान से पहले की शांति हो और मारू और इसकी फैमिली ठीक हो गई है। फिर शिमयून उस कमरे में अंदर चली जाती है। फिर हमें मारू और इसकी बहन और मोम को उस कमरे में दिखाया जाता है जो कि शिमयून को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर शिमयून मुस्कुराते हुए मारू को हेलो कहती है। फिर नारू यानी मारू की छोटी बहन शिमयून के पास जाती है तो शिमयून नारू से पूछती है, क्या बात है? फिर नारू कहती है, मेरा भाई मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन आप ज़रूर मुझे बताएंगी। फिर शिमयून मारू की तरफ देखती है। फिर मारू ना में सर हिलाता है और शिमयून को बताने से मना करता है। फिर शिमयून कहती है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इन लोगों को बता दूं कि मारू की वजह से ही इनकी फैमिली खतरे में पड़ चुकी है। फिर शिमयून नारू से कहती है, ज़्यादा परेशान ना हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचता है और मैं तुम्हारे भाई की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर नारू कहती है, लेकिन फिर मारू की मॉम शिमयून का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो और प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर शिमयून अपने मन में कहती है, वो अपनी फैमिली को इस खतरे से बचाने के लिए वर्ल्ड ग्रुप से फाइट कर रहा है। फिर शिमयून मारू की मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो और आपका बेटा भी मेरी मदद करता रहता है। फिर एक पर्सन शिमयून के पास आता है और शिमयून से कहता है, प्रेसिडेंट, बाहर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर शिमयून कहती है, अब कौन परेशानी का बास बना है? फिर वो पर्सन कहता है, लेकिन मसला ये नहीं है, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट शिम योंग यहाँ आ गए हैं। फिर अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिर हमें हान टेसी को दिखाया जाता है। फिर हान टेसी अपने मन में कहता है, वर्ल्ड लाइफ स्टॉक से हांग जिनहो मर चुका है और हांग जिनहो उस हड्डी यानी ड्रग का डीलर हो सकता है। और फिर अचानक से जापान की एक वर्कशॉप में आग लग गई और फिर ड्रग की वजह से एक 50 साल की औरत बेहोश हो गई और उस औरत का ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। और वर्ल्ड ग्रुप के वर्कर एक पर्सन को तलाश कर रहे हैं और वो पर्सन मारू है। और मारू चाहे मुजरिम हो या शिकारी, लेकिन ये इन सब इंसिडेंट में शामिल है। और यहाँ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये इससे पता चला है कि मारू एक लड़की के साथ हांग जिनहो
जिन्हों के फ्यूनरल पर आया था। फिर ली जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और कहता है, डिटेक्टिव मैंने इसे फिगर आउट कर लिया है और वो लड़की जो मारू के साथ आई थी, हमने इसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है। फिर हाँ टेसी कहता है, तो कौन है वो लड़की? फिर ली कहता है, वो चार्लेट ग्रुप की प्रेसिडेंट शिमयून है। फिर यह सुनकर हान टेसी के मुंह से इसकी सिगरेट छूट जाती है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें शिमयून को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर शिमयून का भाई एक घटिया सी हरकत करता है और शिमयून से कहता है, तो तुम आ गई हो। फिर शिमयून से कहता है, जल्दी से यहाँ आकर बैठो और मेरे साथ ड्रिंक करो। फिर मारू शिमयून से कहता है, क्या मैं इसे मार डालूं? फिर शिमयून वाइन की बोतल को उठाते हुए मारू से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये वाइस प्रेसिडेंट है और मुझे इसके साथ ड्रिंक करना चाहिए जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट चाहता है। फिर शिमयून वाइन की बोतल को शिमयून के सर के ऊपर गिराती है और कहती है, बड़े भाई इसका टेस्ट कैसा लगा? फिर शिमयून दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, जब तुमने वर्ल्ड ग्रुप के सामने सरेंडर कर दिया तो मैंने सोचा कि तुम भी उनकी तरह के हो गए, लेकिन तुम तो वर्ल्ड ग्रुप के कुत्ते के साथ घूम फिर रहे हो। फिर कि जोंग शिमयून से कहता है, एक पर्सन को कुत्ता कहना कितना रूड है। फिर शिमयून वाइन की बोतल को रखते हुए कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि किसी को कुत्ता कहना कितना रूड है, और मेरे फादर ने मुझे और मेरे भाई को बताया था कि वो इस ग्रुप को हमें सौंप देंगे और मेरा फादर अभी तक मरा नहीं है। फिर शिमयून अपने भाई से कहती है, तुम्हें प्रेसिडेंट की लालच दी गई और तुम यहाँ एक दुश्मन को लेकर आ गए। फिर शिमयून शिमयेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब तुम अपनी टट्टी और पेशाब को भी धो नहीं सकते हो, इसलिए फादर ने मुझे अपने सक्सेसर के दौर पर चुना। फिर शिमयेंग शिमयून का नाम लेता है और अपने ऊपर गिरी वाइन को चाटते हुए कहता है, ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि मेरी छोटी बहन ने इसे मेरे लिए डाला है, और वैसे भी ये अफसोस की बात है कि मैं इसे टेस्ट ना करूं। शिमयेंग अपने साथ बैठी लड़की से कहता है, तुम्हें ये पीनी चाहिए। फिर वो लड़की कहती है, ओपा मैं पहले आपको साफ कर देती हूँ। फिर शिमयेंग उस लड़की के मुंह को जोर से दबाता है और उस लड़की के मुंह में बोतल बढ़ा देता है और गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे कहा कि इसे टेस्ट करो, और अगर प्रेसिडेंट मुझसे रूड तरीके से बात कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी मुझसे ऐसे बात कर सकती हो। फिर शिमयेंग शिमयून की तरफ बोतल को फेंकता है और वो बोतल पीछे दीवार से टकराती है और टूट जाती है। फिर शिमयेंग शिमयून से कहता है, क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? फिर शिमयेंग शिमयून की तरफ अपने फिंगर को करते हुए गुस्से से कहता है, डैड ने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है तो तुम्हें प्रेसिडेंट की तरह एक्टिंग करनी चाहिए, और तुम्हें मालूम है कि डैड अभी भी कोमे में है और जब तक डैड मरता नहीं है तुम कुछ भी इनहेरिट नहीं कर सकती हो। फिर शिमयून कहती है, तुमसे जितना हो सके इतना स्ट्रगल करो, और वैसे भी तुम्हें अपने पास को देखना चाहिए क्योंकि तुम दूसरों के पीछे छुपने के अलावा कुछ भी नहीं करते हो। फिर शिमयून शिमयेंग से कहती है, वैसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो लेकिन मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। फिर कोई हंसता है तो वो दोनों उस तरफ देखते हैं। फिर की जोंग अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए जोर जोर से हंसता है। फिर की जोंग कहता है, तुम दोनों बहन भाइयों को इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शिमयून की जोंग से कहती है, लगता है कि चेयरमैन का कुत्ता खो गया और ये चार्लेट का इलाका है और तुम वर्ल्ड सिक्योरिटी सीनियर डायरेक्टर की जोंग हो। फिर के जोंग अपने हाथ में मौजूद गिलास को तोड़ देता है और शिमयून से गुस्से से कहता है, लेडी चेयरमैन शिमयून। जोंग शिमयून को पकड़ने के लिए अपने हाथ को शिमयून की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यंग प्रेसिडेंट में कोई मैनर नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले कुछ मैनर्स सिखाने होंगे। फिर मारू बड़ी स्पीड से किजोंग के हाथ पर अटैक करता है तो किजोंग अपने हाथ को जल्दी से बंद कर लेता है और मारू का नाइफ किजोंग की मुट्ठी से टकराता है और मारू आगे गुजर जाता है। फिर मारू खड़ा होता है और किजोंग से कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर मारू गुस्से से कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। फिर वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। फिर किजोंग अपने हाथ की तरफ देखता है जिस पर कट लग गया था। फिर किजोंग अपने मन में कहता है, मैंने इसे दूर धकेल दिया था लेकिन फिर भी ये कट लगाने में कामयाब हो गया और ये लड़का तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए तो मैं सोचूं। फिर किजोंग अपने ब्लड को चाटता है और अपने मन में कहता है, इसको कुचलने में अब मुझे बहुत मज़ा आएगा। फिर किजोंग अपने पंजे से मारू पर अटैक करता है जिसको मारू अपने हाथों को सामने करते हुए ब्लो करता है जिसकी वजह से मारू की बाजू पर कट लग जाता है। फिर मारू कहता है, मैंने तो इसके अटैक को ब्लो कर लिया था तो मैं कैसे इंजर हो सकता हूँ। फिर किजोंग मारू पर दोबारा अटैक करने के लिए इसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है, क्या तुम वहाँ ऐसे ही खड़े रहोगे और मुझे अपनी स्किल नहीं दिखाओगे जो हाँ जिन्होंने तुम्हें सिखाई है। फिर मारू अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपने हाथों से ही काट देगा और इसकी ग्रिप
बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हांग जिन्हो से इसे कंपेयर किया जाए तो मैं इससे जीत सकता हूँ। फिर मारू अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मारू अपने वेपन को सीधा करता है। फिर मारू और कीजोंग एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। फिर शिमयुन वहां मौजूद कस्टमर को बाहर भेजते हुए उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, हम आप लोगों को कल इस सब का हर्जाना यानी पैसे दे देंगे। फिर शिमयुन पीछे देखते हुए कहती है कि जोंग अगर चाह ये हांग जिन्हो के वक्त में इसके यूनिट के शेडो में था, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है और मैं हैरान हूँ कि मारू इसका मुकाबला कर पा रहा है। फिर मारू के जोंग को अपने नाइफ से स्टैब करने की कोशिश करता है, जिसको किजोंग डॉज करते हुए कहता है, तुमने डू चुई की टेक्निक को भी सीख लिया है। फिर किजोंग अपने पंजे से मारू पर अटैक करते हुए कहता है, मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं हो सकता हूँ। फिर मारू नीचे झुकते हुए किजोंग के अटैक को डॉज करता है। फिर मारू वहां मौजूद साथ वाले टेबल पर पड़ी बोतल को पकड़ता है और बेक्सियो की टेक्निक से किजोंग पर अटैक करता है, जिनको किजोंग पीछे होते हुए डॉज करता है। फिर किजोंग अपने पंजे को बोतल में मारता है, जिसकी वजह से बोतल टूट जाती है। फिर किजोंग मारू पर अटैक करते हुए कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर मारू अपने नाइफ को दूसरे तरीके से शिफ्ट करता है, यानी दूसरे तरीके से पकड़ लेता है। फिर मारू किमियन की टेक्निक को यूज करते हुए किजोंग पर स्लैश लगाता है, लेकिन किजोंग नीचे झुकते हुए मारू के अटैक से बचता है। फिर किजोंग मारू के बाजू में अपने बाजू को मारता है, जिसकी वजह से मारू का हाथ ऊपर की तरफ हो जाता है। फिर किजोंग कहता है, हांग जिन्होंने तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पाला है और इसने तुम्हें ये सारी स्किल सिखाई है। फिर किजोंग मारू पर अपने पंजे से अटैक करते हुए कहता है, लेकिन अभी भी तुम्हें काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। फिर मारू पीछे की तरफ जल्दी से जाता है और किजोंग के अटैक से बचता है। फिर किजोंग मारू से कहता है, मुझे लगता है कि हांग जिन्होंने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया। फिर किजोंग अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहता है, कितना अजीब है। फिर किजोंग अपनी सिगरेट को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, तुमने अपनी इन बेकार स्किल से हांग जिन्हो को कैसे मारा और मैं हैरान हूँ कि हांग जिन्हो ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। फिर मारू अपने पीछे मौजूद टेबल को किजोंग की तरफ फेंकता है। फिर मारू बड़ी स्पीड से किजोंग के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कहता है, यह स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है कि हांग जिन्हो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं इससे जीत सकता हूँ अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूं। फिर किजोंग टेबल को तोड़ते हुए मारू से कहता है, सोच रहा था कि तुम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हो, लेकिन फिर किजोंग अपने पंजे से मारू पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या यही है जो तुम कर सकते हो। फिर किजोंग मारू पर अपने पंजे से स्लैश लगाते हुए आगे गुजर जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। फिर मारू उस अटैक की वजह से नीचे बैठ जाता है। फिर किजोंग मारू से कहता है, तुमने हांग जिन्हो को नहीं मारा, बल्कि हांग जिन्हो ने तुम्हें खुद को मारने दिया, और तुम जैसे किसी के हाथों से हांग जिन्हो कैसे मर सकता है, और ऐसा लगता है कि वो इन सालों में काफ़ी ढीला पड़ गया था। फिर मारू बड़ी स्पीड से किजोंग पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, चुप हो जाओ। फिर किजोंग अपने पंजे को रेडी करता है और कहता है, वो चीज़ जो हांग जिन्हो तुम्हें सिखा ना सका, लेकिन वो मैं तुम्हें ज़रूर सिखा दूंगा। फिर किजोंग अपने पंजे से मारू की चेस्ट पर अटैक करता है और अपने पंजे को घुमाते हुए कहता है, इसे रियल स्किल कहते हैं। फिर मारू किजोंग के पंजे की वजह से हवा में घूमता है। फिर मारू के मुंह से ब्लड निकलता है। फिर मारू नीचे बैठ जाता है। फिर किजोंग मारू से कहता है, अगर तुमने इसे बर्दाश्त कर लिया तो तुम्हें अपने दिल में जलन महसूस हो रही होगी और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। फिर किजोंग मारू से कहता है, तुम्हारी जैसी स्पिरिट यानी तुम जैसे जोश वाले लड़के को तलाश करना इन दिनों बहुत मुश्किल है। फिर मारू किजोंग से कहता है, मिस्टर तुम्हारे पास मेरे बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। फिर मारू मुस्कुराते हुए किजोंग से कहता है, लेकिन मैंने भी तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। फिर मारू कहता है, तुम फेथफुल वन आई बस्टर हो, इससे पहले तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। फिर किजोंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर किजोंग कहता है, फिर किजोंग मारू के पेट में अपना पंच मारते हुए कहता है, तुम मरने वाले हो, जिसकी वजह से मारू की हालत टाइट हो गई थी। फिर किजोंग मारू पर दोबारा अटैक करता है और कहता है, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। फिर किजोंग मारू पर दोबारा अटैक करने के लिए अपने पंजे को ऊपर की तरफ करता है और कहता है, मैं वो अकेला था जो हांग जिन्हो को मारना चाहता था, तुम उसे मारने को डिजर्व नहीं करते थे। फिर किजोंग मारू पर बड़ी स्पीड से अटैक करता चला जाता है और मारू को संभलने का मौका भी नहीं देता है। फिर मारू कहता है,
है ये बहुत स्ट्रोंग है। फिर मारो अपने दोनों बाजुओं को सामने करते हुए किजोंग के कुछ अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है पावर, स्पीड, एक्सपीरियंस और स्किल सब चीज़ों में मैं इससे कमज़ोर हूँ और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं नारो और मॉम को हर हाल में बचा कर रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि और कितने इस जैसे स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं और क्या मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। फिर किजोंग अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है तुम्हें सिर्फ भौंकना आता है। फिर मारू कहता है अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर किजोंग गुस्से से मारू से कहता है और अब तुम मरने वाले हो। फिर शिमयोंग किजोंग से खुश होते हुए कहता है जल्दी से इस लड़के को मार दो और इसके बाद शिमयून को भी ख़त्म कर देना। फिर शिमयोंग कुछ देकर घबरा जाता है और कहता है ये कमीना कौन है। फिर हमें वहाँ एक और पर्सन को दिखाया जाता है। फिर किजोंग उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है मैं इन दिनों तुम्हें बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। फिर वो पर्सन कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। फिर हमें हानटेसी को दिखाया जाता है जो कि किजोंग से कहता है परेशान ना हो और अपने काम को जारी रखो और मैंने जो प्लान बनाया था मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। और हानटेसी ने अपनी गन को किजोंग की तरफ पॉइंट कर रखा था। फिर हानटेसी किजोंग से कहता है अगर तुम एक पर्सन को पुलिस के सामने जान से मार डालते हो तो मुझे तुम्हें किल करना होगा। फिर किजोंग खड़ा होता है और अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है डिटेक्टिव क्या तुम मुझे इस बात के लिए मार दोगे और मैं तो सिर्फ अपने जूनियर को कुछ ट्रिक्स सिखा रहा था। फिर शिमयेंग डिटेक्टिव को गालियां देते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में टांग अड़ाने की और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर दो पुलिस वाले शिमयेंग को जैसे ही पकड़ते हैं तो हानटेसी कहता है इसे छोड़ दो, ये हमारा टारगेट नहीं है। फिर हानटेसी किजोंग से कहता है वैसे किजोंग मुझे लगता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो और एक यंग किड तुम पर अटैक करने में कामयाब हो गया। फिर किजोंग अपनी चेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कब और कैसे, और इसने सिर्फ मेरी स्किल को देखा और क्या इसने एक दफ़ा देखने से ही मेरी स्किल को कॉपी कर लिया और क्या इस तरह इसने दूसरे लोगों की स्किल को भी कॉपी किया था और क्या हाँ जिन्होंने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। और अब तो मेरा इस लड़के में इंटरेस्ट और भी बढ़ गया है और इसलिए हाँ जिन्हों इसे पसंद करता था। फिर किजोंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो पुलिस वाले मारू को हथकड़ी पहना देते हैं। फिर हानटेसी मारू से कहता है आपको लॉयर हायर करने का हक है और आप अपने हक को खामोश रहकर ज़ाया नहीं कर सकते हैं और हर टेस्ट मनी यानी गवाही आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। और फिर हानटेसी कहता है मारो तुम पर मर्डर का इल्ज़ाम है और जिसकी वजह से तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर मारू ये सुनकर घबरा जाता है। फिर शिमयून मारू के पास आती है और मारू से कहती है मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करूंगी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े और तुम परेशान मत होना। फिर मारो शिमयून का शुक्रिया अदा करता है और कहता है प्लीज़ मेरी मॉम और मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। फिर किजोंग जो कि वहाँ से गया नहीं था वो मारू से कहता है तुम अब भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो और तुम्हें हांग जिनहू जैसा बनने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर मारू ये सुनकर चौंक जाता है। फिर किजोंग हंसते हुए कहता है चार्लेट ग्रुप और तुम्हारी फैमिली को अगर मैं तबाह कर दूं तो ये क्या बेहतर नहीं रहेगा। फिर मारू किजोंग से कहता है क्या तुमने कहा कि तुम्हारा नाम किजोंग है और अगर मैं मर भी गया तो। फिर मारू गुस्से से किजोंग से कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरी बॉडी के अपने हाथों से पीसेस कर दूंगा। फिर किजोंग जाते हुए कहता है ठीक है और मैं तेरा बाहर निकलने का इंतज़ार करूंगा। फिर अगले सीन में हमें उन तीनों नमूनों को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए शिमयून के पास आते हैं और कहते हैं मारू को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर शिमयून कहती है जैसा कि तुमने सुना है पुलिस ने मारू को अरेस्ट कर लिया है। फिर जिनसे कहता है तुम्हें जल्दी से जाकर मारू को छुड़वाना होगा और अब तुम यहाँ क्या कर रही है। फिर शिमयून कहती है पुलिस ने सिर्फ उन मसलों को देखा है जो सीनियर डायरेक्टर शिमयेंग ने किए थे, लेकिन पुलिस ने मारू को ही अरेस्ट किया और मुझे लगता है कि वर्ल्ड के लोग पुलिस के अंदर मौजूद हैं। फिर किमयेंग खाना खाते हुए कहती है इसे प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दो और तुम उस बुच्चर को क्यों बचाना चाहते हो और इसकी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी और अब इससे ज़्यादा मैं इसके लिए और क्या कर सकती हूँ। फिर सिंगचैन किमयेंग से कहता है बिग सीज आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। फिर जिनसी कहता है हमारे दरमियान एक खास कनेक्शन है और हमें ही इसे बचाना होगा। फिर किमयेंग कहती है अगर मारू ना होता तो हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे होते। फिर किमयेंग कहती है अगर वो लड़का मर जाता है तो हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं और चलो इसे छोड़ो और जल्दी से खाना खाओ। फिर जिनसी कहता है फिर हमें मारू को ज़रूर बचाना चाहिए और तुम्हें मारू का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हम मारू की वजह से ही चार्लेट ग्रुप में रुके हुए हैं और यहाँ का खाना फ्री में खा रहे हैं। फिर किमयेंग को यह सुनकर एक झटका सा लगता है और फिर किमयेंग कहती है क्या। फिर किमयेंग शिमयून के पास जाती है और शिमयून के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है प्रेसिडेंट क्या ये सच कह रहा है। फिर किमयेंग कहती है क्या मैं मारू की वजह से ये खाना खा रही हूँ
और क्या मैं इसके बगैर यहाँ खाना नहीं खा सकती हूँ? फिर शिमयून किम येंग से कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए अच्छे तरीके से ट्रीट किया क्योंकि तुम हामारू के ग्रुप में हो। फिर किम येंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और किम येंग कहती है, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा है। फिर किम येंग बाहर की तरफ जाती है तो जिनसिक किम येंग से पूछता है, किम येंग तुम कहाँ जा रही हो और हमें पहले प्लान बनाना होगा। फिर किम येंग कहती है, इसे भूल जाओ और खामोशी के साथ यहीं रहो। फिर किम येंग दरवाज़ा खोलती है और कहती है, मैं मारू को लेने जा रही हूँ और इसे मैं घसीटते हुए लेकर आऊंगी। फिर अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। हमें इन्वेस्टिगेशन रूम में मारू को और उसके सामने हान टेसी को बैठे हुए दिखाया जाता है। फिर मारू अपने मन में कहता है, अगर जब शिमयून ने मुझे बताया है कि वो मुझे जल्द ही बाहर निकाल लेगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना वक्त लगेगा और मुझे नहीं लगता कि किजोंग इतना इंतज़ार करेगा। फिर हान टेसी मारू से कहता है, जब हम पहली दफ़ा मिले थे तो तुम पहले से काफ़ी चेंज हो गए हो। फिर हान टेसी मारू से कहता है, पहला ड्रग और फिर मर्डर, और ये कितना फ़नी है कि तुम इन दोनों केस में इन्वॉल्व हो। फिर मारू कहता है, मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर हान टेसी मारू से कहता है, मैं सोच रहा था कि ये काम वर्ल्ड का है, लेकिन हमें तुम्हारे घर से वर्ल्ड लाइफ स्टॉक के वर्कर के ब्लड का ट्रेस मिला और तुम्हारा डायरेक्टर हांग जिन्हो मारा गया और फिर तुम उसके फ्यूरल में शिमयून के साथ गए और तुम्हारा वर्ल्ड ग्रुप के साथ क्या ताल्लुक है। फिर हान टेसिक अपनी सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, मारो कुछ तो कहा और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन फिर हान टेसी कहता है, और अगर तुम मर्डर की तरह अपना फेस बनाकर बैठे रहे तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर पाऊंगा, और ऐसा लगता है कि तुमने हज़ारों लोगों को मारा हो। फिर उस कमरे में एक और पर्सन खाना लेकर आता है और कहता है, डिटेक्टिव हान टेसी, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? और इसे यहाँ आए काफ़ी घंटे हो गए और उसे भूख लग रही होगी। और फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसका नाम हान के जो है और ये भी नारकोटिक्स क्राइम इन्वेस्टिगेशंस है। फिर हान के जो हान टेसिक से कहता है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए और तुम्हें इससे सवाल पूछने से पहले इसे कुछ खिलाना चाहिए। फिर हान टेसी कहता है, अगर तुम यहाँ खाना देने के लिए आए हो तो जल्दी से यहाँ खाना रखो और यहाँ से चलते बनो। फिर हान के जो हान टेसी से कहता है, लेकिन मेयर बहुत गुस्से में है क्योंकि तुमने इसे बगैर किसी एविडेंस के और वो भी एक गन दिखाकर इसे अरेस्ट किया और हम इस लड़के के बारे में जानकारी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पर्सन मारो के सामने खाना रख देता है और हान टेसी से कहता है, तुम खाना खाने जाओ और इतने वक्त तक मैं इस पर नज़र रखता हूँ। फिर हान टेसी जाते हुए कहता है, ठीक है, और मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा और इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना, और ये लड़का बहुत ज़िद्दी है। फिर हान टेसी दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर हान केजू मारू से कहता है, परेशान ना हो और आराम से अपना खाना खाओ। फिर मारू अपने मन में कहता है, क्या शिमयून ने इसे भेजा है और मैं बगैर किसी वजह के परेशान हो रहा था। फिर हमें यूडेन को कप में टी डालते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक मीटिंग चल रही थी। फिर यूडेन कहती है, कितना रिडिकुलस है, और एक पर्सन को कहा गया कि वो उस लड़के को पकड़ कर लेकर आए, लेकिन उसने पब्लिक में उस लड़के से फाइट करना शुरू कर, जिसकी वजह से पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया। और जबकि एक और पर्सन वहां मौजूद था जिसका नाम प्रेसिडेंट शिमयेंग था और इसने अपनी कंपनी में ओपनली लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, और क्या इससे इसकी कोऑपरेटिव वैल्यू कम नहीं होगी। फिर यूडेन कहती है, क्या तुम दोनों मेरे हाथों से मरना चाहते हो। फिर यूडेन कहती है, चार्लेट होटल में जो तुम लोगों ने परेशानी खड़ी की है, इसकी वजह से मीडिया ने प्रेसिडेंट शिम की स्किल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसलिए इसे कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल आएगी। फिर यूडेन शिमयेंग से कहती है, और इतने वक्त में तुम्हें बोर्ड के डायरेक्टर पर कंट्रोल पाना है। फिर शिमयेंग कांपते हुए कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर यूडेन किजोंग से कहती है, तुम्हें अभी बहुत काम करना और इसलिए इस मामले से दूर रहना, और अगर तुम अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सके तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। फिर यूडेन किजोंग से कहती है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें हान केजू को दिखाया जाता है जिसने मारू को पकड़कर टेबल पर लगा रखा था। फिर हान केजू मारू से कहता है, चला थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं। फिर हमें मारू को दिखाया जाता है जिसका मुंह उस बाउल में बड़ा हुआ था। फिर मारू कहता है, तो तुम वर्ल्ड ग्रुप के साथ हो। फिर हान केजू कहता है, तुमने मुझे बहुत जल्दी पकड़ लिया, लेकिन तुम इस इंफॉर्मेशन के साथ करोगे क्या। और डिटेक्टिव हान टेसिक इस एरिया में नहीं है और इसलिए लोग यहाँ नहीं आएंगे और मैंने सीसीटीवी को बंद कर दिया है। फिर हमें वर्ल्ड ग्रुप के 3 लोगों को दिखाया जाता है। फिर एक पर्सन वाइट बालों वाले से कहता है, 30 मिनट तक यहाँ किसी को भी पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। फिर वाइट बालों वाला पर्सन कहता है, ठीक है। फिर वाइट बालों वाला पर्सन डोर के लॉक को पकड़ते हुए कहता है, एक पावरफुल ग्रुप को अपनी पावर को इस तरह यूज़ करना चाहिए। फिर वो डोर को ओपन करता है। फिर वाइट बालों वाला पर्सन कहता है, यहाँ ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है।
यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। फिर वाइट बालों वाला पर्सन अपने सामने एक पर्सन को चेयर पर बैठे हुए देखता है और कहता है क्या ये मारू है और इसे कितना पीटा गया है कि यहाँ पर ब्लड की स्मेल फैल गई है। और डिटेक्टिव हान केजू कहाँ है और क्या वो ये सब करने के बाद वॉशरूम में गया है। फिर वाइट बालों वाला पर्सन मारू को हिलाता है और कहता है जल्दी से खड़े हो जाओ और चेयरमैन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर हमें उस पर्सन का मुंह दिखाया जाता है जो कि मारू नहीं था बल्कि हान केजू था जिसको मारू ने मार दिया था। फिर वाइट बालों वाला पर्सन कहता है इसकी हालत कितनी ख़राब कर रखी है और इस लड़के ने डिटेक्टिव को पुलिस स्टेशन में बगैर किसी डर के मार डाला। फिर एक पर्सन हान केजू का ब्लड अपने हाथों से चेक करता है और कहता है इसका ब्लड अभी गर्म है और इसे मरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। फिर वाइट बालों वाला पर्सन अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है और हमें जल्दी से इसे तलाश करना होगा। फिर वाइट बालों वाला पर्सन अपने साथियों से कहता है जल्दी से इस लड़के को तलाश करो इससे पहले कोई दूसरा ग्रुप इसे ले जाए। फिर हमें पुलिस स्टेशन से दूर मारू को दिखाया जाता है। फिर कोई कहता है तुम्हें इसकी टांगें नहीं काटनी चाहिए थी बल्कि इसे 2 हिस्सों में काट देना चाहिए था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हान केजू ने मारू का सर उस बाउल में मारा था। और फिर हान केजू मारू से कहता है वो यहाँ जल्द ही आने वाले हैं। फिर मारू अपने मन में कहता है इस पर्सन के साथ क्या गलत है और क्या शिमये ने इसे नहीं भेजा है। फिर हान केजू मारू से कहता है चलो थोड़ा सा मज़ा करते हैं। फिर मारू गुस्से से हान केजू से कहता है तुम वर्ल्ड ग्रुप के साथ हो। फिर हान केजू मारू से कहता है तुमने मुझे बहुत जल्द पकड़ लिया लेकिन अब तुम इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करोगे। फिर हमें एक कमरे में एक लड़की को लॉकर में बेहोश पड़े हुए दिखाया जाता है। फिर हमें किम येंग को उस लड़की की यूनिफॉर्म पहनते हुए दिखाया जाता है। फिर किम येंग कहती है मारू अगर चार्लेट ग्रुप मुझे खाना नहीं खिलाता तो मैं ये काम नहीं करती। फिर किम येंग मारू के कमरे की तरफ जाते हुए कहती है मैं इस बस्टर से तंग आ गई हूँ और क्या मैं इसकी मोम हूँ जो मैं इसके सारे काम करती रहूँ। फिर किम येंग गुस्से से कहती है बस तुम मुझे मिल जाओ फिर देखना मैं तेरा कैसा हाल करती हूँ। फिर किम येंग एक कमरे के सामने जाकर रुक जाती है और कहती है ये आखिरी इंटेरोगेशन रूम है और अब जजमेंट का वक्त है। फिर किम येंग अपने पास से राड निकालती है। फिर किम येंग डोर को किक मारकर खोलते हुए कहती है मैं तेरी वजह से यहाँ आई हूँ और अब। फिर किम येंग अपने सामने का मंजर देखकर चौंक जाती है। फिर हमें मारू के हाथ में बाउल को दिखाया जाता है जिसमें ब्लड लगा हुआ था। फिर मारू कहता है क्या। फिर हमें हान केजू को दिखाया जाता है जिसकी मारू ने बाउल से पीट कर हालत ख़राब कर रखी थी। फिर मारू किम येंग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर किम येंग के पसीने छूट जाते हैं। फिर किम येंग चिल्लाकर मारू से कहती है ये कोरियन पुलिस स्टेशन है और तुमने डिटेक्टिव को मार दिया और क्या तुम पागल हो गए हो। फिर मारू किम येंग से कहता है ये डिटेक्टिव वर्ल्ड ग्रुप का लेकी यानी बंदा है और इसने कहा कि इस ग्रुप के मेंबर जल्द ही आने वाले हैं। फिर मारू कहता है मैं ये सब बैठ के नहीं दे सकता था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सब को इस इंसिडेंट में फ्रेम कर दूंगा और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई। फिर मारू किम येंग से कहता है ये यकीनी बनाना कि पुलिस को ये यकीन हो जाएगी ये सब वर्ल्ड ग्रुप ने किया है और फिर वर्ल्ड ग्रुप इस सब में फंस जाएगा। फिर किम येंग कहती है क्या। फिर किम येंग को जब सारी बात समझ आती है तो वो मारू पर चिल्लाती है और कहती है मैं यहाँ चार्लेट की वजह से तेरी मदद करने के लिए आई हूँ और तुम चाहते हो कि मैं इस सब को क्लीन करूँ। फिर किम येंग कहती है मैं ये नहीं करूँगी चाहे तुम मुझे जान से मार डालो। फिर मारू किम येंग को लालच देते हुए कहता है बॉर्डर पर जंप लगाने के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें काफ़ी सारा खाना बाय करके दूंगा और तुम जितना चाहो इतना खा सकती हो। फिर किम येंग के मुंह से राल टपकना शुरू हो जाती है। फिर किम येंग कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर मारू कहता है मैं तुम्हें लाइफ टाइम फ्री खाना खिलाऊंगा। फिर किम येंग मारू के हाथ में अपना हाथ मारते हुए कहती है तो फिर तुम डील को डन करो। फिर किम येंग इस कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए मारू से कहती है मैं इस तरह की डील को बहुत पसंद करती हूँ। फिर मारू जाते हुए कहता है इसे जल्दी से क्लीन कर दो और फिर मुझे कॉल कर देना और अब मैं चार्लेट ग्रुप की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है और दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये पार्ट 2 लेट आया। इसकी वजह यह है कि मेरे साथ वाले घर में शादी का फंक्शन था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ।